प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। बहनों और भाइयों, मेरे देशवासी बहनों और भाइयों, साथी नागरिकों, बहनों और भाइयों, बहनों, भाइयों और मेरे देश के प्यारे बच्चों, संग्रहालय के गलियारों से एक कहानी। नारी सुलभ ममता की भावना कैसे एक नर्स के मस्तिष्क में उथल पुथल भर देती है। अपने भूले बिसराए अतीत को सामने देखकर कैसे जीवन में फिर भूचाल आ जाता है, यही दर्शाया गया है कमल जोशी की इस कहानी में। नाम है करुणा का दान। पत्र लिखकर परेशान कर रही हूँ, इसका कुछ ख्याल न कीजिएगा। बरसों बाद आपको इस तरह पत्र लिखने में मैं स्वयं ही संकोच से मरी जा रही हूँ। फिर भी लिखना पड़ा, कारण लिखने के अलावा और कोई उपाय भी नहीं था। 2-4 दिन बाद जब डाकिया मनी ऑर्डर लेकर पहुंचेगा, तब आप विस्मित होकर सोचेंगे यह क्या हुआ। आपको सिर्फ उस परेशानी से बचाने के लिए ही आज मुझे यह पत्र लिखना पड़ रहा है। रुपया मिलने के पहले ही आपको मेरा यह पत्र मिल जाए, इसलिए इतनी जल्दी लिख रही हूँ। एक नर्स को इतने अतिरिक्त रुपए मिलना वास्तव में उसका सौभाग्य है। कोई भी नर्स आपका उस दिन दिया हुआ दान बहुत कृतज्ञता से ग्रहण करती, लेकिन मैं नहीं कर सकी। मेरे ग्रहण नहीं कर पाने का कारण सिर्फ आपको बता देना चाहती हूँ, नहीं तो शायद आप मेरे इस व्यवहार के लिए मुझे क्षमा नहीं कर सकेंगे या मुझे बहुत अधिक लालची समझेंगे। अच्छा, ममता परांजपे नामक किसी लड़की की आपको याद है? बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए, आज से सिर्फ 7-8 साल पहले की बात है। आप तो बहुत मेधावी विद्यार्थी थे। अगर स्मरण शक्ति प्रखर न होती तो इतनी बड़ी बड़ी परीक्षाओं में आप सदा प्रथम स्थान कैसे प्राप्त कर सकते थे। इसलिए मेरा ख्याल है कि आपको शायद ममता की याद है। वास्तव में उसने आपको काफी परेशान किया था। ममता से प्रथम परिचय की याद दिलाने पर निश्चय ही हंसेंगे। अपने हॉस्टल से आप बहुत सवेरे सवेरे ही कहीं जा रहे थे और एकदम आपके सामने आकर खड़ी हो गई ममता। सुनिए, आपने बहुत आश्चर्य से ममता की ओर ताकते हुए पूछा, मुझसे कह रही हैं? आपके चेहरे पर आंखें गड़ाए ममता ने उत्तर दिया, आसपास और कोई तो नजर नहीं आता। जिज्ञासु दृष्टि से आपने ममता की ओर देखा। उसने कहा, अच्छा, जब आप सोए हुए हों और तब अगर कोई आपकी आंखों के सामने रोशनी करे तो क्या अच्छा लगता है? क्यों, क्या बात है? पहले आप कृपया मेरी बात का उत्तर दीजिए। आपने कहा, आंखों पर रोशनी पड़ने से नींद में बाधा तो पड़ती ही है। लड़की ने जवाब दिया, जब यह मालूम है तब फिर दूसरों के सोने के समय आधी आधी रात तक बिजली जलाकर नहीं पढ़ना चाहिए। आपने यूं ही जवाब दिया, मैं तो सिंगल सीटेड कमरे में रहता हूँ, किसी दूसरे की नींद में बाधा पड़ने का प्रश्न ही नहीं है। ऐसा क्यों समझते हैं कि रोशनी सिर्फ आपके कमरे में ही कैद रहेगी? ममता ने अपने मकान की खिड़की की ओर आपकी दृष्टि आकर्षित की। आपका कमरा और उसका कमरा ठीक आमने सामने था, दूरी भी कोई बहुत अधिक नहीं थी। आप फौरन समझ गए, लेकिन आपने जैसे जिद पकड़ ली। बोले, मेरी रोशनी से अगर आपकी नींद में बाधा पड़ती है तो आपके बाजे से मेरी पढ़ाई में भी बहुत विघ्न पहुंचता है। सुबह शाम ममता को हारमोनियम बजाने का शौक था। आपका उत्तर सुनकर ममता ने अपनी हंसी दबाते हुए कहा, सुबह और शाम रियाज करने का समय है। आपने वैसे ही फौरन कहा, और विद्यार्थियों के पढ़ने का भी समय होता है। आप यदि किसी की पढ़ाई में विघ्न डालेंगी तो नींद में बाधा पड़ेगी, यह स्वाभाविक ही है। इसके बाद बात और आगे नहीं बढ़ी। गाना जैसे होता था वैसे ही होता रहा और रोशनी भी पहले की ही तरह आधी रात तक जलती रही। केवल एक दिन इसमें व्यतिक्रम हुआ। विद्यार्थी के कमरे में रोशनी नहीं जली। आधी रात तक अच्छी तरह नींद न आने की आदत पड़ गई थी। बिस्तर पर वह लड़की आश्चर्य से करवटें बदल रही थी। बात क्या है? एकाएक उसे ख्याल आया। कई रात बीत गईं, लेकिन तब भी नींद में बाधा डालने के लिए जब किसी ने रोशनी नहीं जलाई, तब कौतूहल की बजाय चिंता हुई। ममता ही चिंतित नहीं हुई, ममता के अभिभावक भी चिंतित हुए। हाँ, हॉस्टल में रात्रि जागरण करने वाली किसी विशेष विद्यार्थी के लिए वे चिंतित नहीं थे, बल्कि वे चिंतित हुए लड़की के लिए। गाना प्रायः बंद, खाने में अरुचि और संभवतः निद्राहीन। कई दिन इसी तरह कट गए। इसके बाद फिर उस विद्यार्थी से ममता की मुलाकात हुई। इस बार विद्यार्थी ही आगे बढ़कर ममता के पास आया। अब आधी रात तक रोशनी नहीं जलेगी और आपकी नींद में बाधा नहीं पहुंचेगी। विद्यार्थी का मुंह पीला और सूखा हुआ था। बीमारी मनुष्य को कितना कमजोर कर देती है।
ममता ने सिर झुकाए हुए ही जवाब दिया, सुबह शाम हारमोनियम बजाकर आपको भी परेशान नहीं करूंगी। क्यों, ऐसी क्या बात है? गाना सुनना लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इम्तिहान के दिनों में कान पर टें होती रहे यह ठीक नहीं। विद्यार्थी हंसा। ममता ने अब दूसरी बात छेड़ी, लगता है अभी अभी आप बीमारी से उठे हैं, लेकिन इतने सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? डॉक्टर ने सुबह टहलने के लिए कहा है, कुछ गर्म कपड़े पहनकर निकलना चाहिए था ना। विद्यार्थी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आपकी नर्सिंग में होता तो बहुत पहले ही ठीक हो गया होता। हंसते हुए ममता ने कहा, और फिर अच्छे होकर शरारती लोगों की तरह परेशान करते। मैं शरारती हूँ? आपने यह कैसे समझा? नहीं तो ऐन इम्तिहान के मौके पर कोई बीमार पड़ता है। देखिए, इस बीमारी के बाद भी मैं अच्छा रिजल्ट कर सकता हूँ या नहीं। रहने दीजिए, अब बहादुरी दिखाने की जरूरत नहीं। फिर वही रात्रि जागरण शुरू करेंगे ना। इसके बाद से ही मेल मिलाप कुछ अधिक होता गया। ममता जो कुछ कहती वो आप मान लेते थे। आपका रिजल्ट शायद और भी अच्छा होता, लेकिन ऐसा कोई खराब भी नहीं हुआ, यह तो आप भी मानेंगे। जिस दिन आपका परीक्षा फल निकला उस दिन ही ममता से मुलाकात हो गई। एकाएक जहां मुलाकात हुई वह स्थान निसंदेह शोभनीय था। रेडियो स्टेशन में अपना प्रोग्राम पूरा कर ममता मैरीन ड्राइव की ओर जा रही थी और आप विश्वविद्यालय से अपना परीक्षा फल देख कर आ रहे थे। लेकिन ऐसे दिन क्या कोई सड़क पर अकेला घूमता है? ममता को एकदम सामने देखकर आप मानो चौंके और फिर खड़े हो गए। उसकी भी वही हालत। आप बहुत अच्छा गाती हैं। रेडियो में आपके नाम की घोषणा सुनते ही एक दुकान के सामने खड़ा खड़ा मैं आपका गाना सुन रहा था। ममता ने कहा, जो खबर जानने के लिए मैं उत्सुक हूँ, पहले वह तो बताइए। पास हो गया ममता, खराब रिजल्ट नहीं हुआ और इसके लिए मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। आभार की बातें छोड़िए, रात रात भर जागकर पढ़ाई करने की वजह से फिर बीमार नहीं पड़े, यही मेरा सौभाग्य है। उस दिन जाने कैसे वे दोनों आपके संबोधन से तुम पर आ गए। फिर समुद्र की ओर से जो हवा आई उससे सिर्फ शरीर में ही सिहरन नहीं हुई, बल्कि वो दोनों के मन को भी छू गई। उस समय यदि समुद्र अतिरिक्त सुंदर लगा था तो इसका कारण यह था कि उस दिन दोनों की आंखों में काजल लगा हुआ था। प्रोफेसर कुलकर्णी को अब मैं और अधिक स्मृति की दुनिया में नहीं ले जाना चाहती। आज वे सम्मान के जिस आसन पर बैठे हैं वहाँ एक साधारण नर्स के लिए अतीत की अनेक असंलग्न बातों को पहुँचाना ठीक नहीं होगा। लेकिन एक दिन ऐसा भी था जब नर्स होने के लिए सेवा शुश्रूषा द्वारा एक व्यक्ति को स्वस्थ करने के लिए ममता परांजपे प्रायः पागल हो गई थी। परीक्षा में जिसे उल्लेखनीय सफलता मिले उस व्यक्ति के एकाएक अनेक रिश्तेदार बन जाते हैं। प्रोफेसर देशपांडे ने उस दिन से आपको अपने लड़के की तरह मानना शुरू कर दिया था। इसमें कोई बुराई भी नहीं थी। बचपन से ही आप माँ बाप के स्नेह से वंचित थे। श्रीमती देशपांडे यदि आपको अपने यहाँ रखकर माँ का स्नेह देना चाहती थी तो इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती थी। लेकिन ममता परांजपे ने प्रोफेसर देशपांडे और श्रीमती देशपांडे की आड़ में एक और छाया देखी थी। वह छाया प्रोफेसर की लड़की वत्सला की थी। स्त्रियों के शायद एक तीसरा नेत्र होता है, अन्यथा ममता परांजपे आपको प्रोफेसर के यहाँ न रहने की सलाह क्यों देती। लेकिन उस दिन आपने ममता के संदेह को निराधार बताते हुए जोर का ठहाका लगाया था। इसके अलावा आपके लिए उस समय प्रोफेसर देशपांडे को छोड़ना भी प्रायः असंभव था, कारण आपकी विदेश यात्रा का सारा प्रबंध उन्होंने ही किया था। उस समय आपने उनकी सुदारता को बहुत श्रद्धा और कृतज्ञता पूर्वक ग्रहण किया था। विदेश जाने से पहले आप बीमार हो गए थे। उस दिन आपको ममता की याद आई थी। इसके लिए ममता परांजपे सदा आपकी कृतज्ञ रहेगी। आपने चिट्ठी भेजकर उसे बुलाया था। विश्वास कीजिए, सारी बाधाओं को पार करती हुई वो उस दिन प्रोफेसर देशपांडे के यहाँ पहुंची थी, पर आपसे मिल न सकी। यह मालूम होने पर कि एक अपरिचित युवती आपकी सेवा करेगी, श्रीमती देशपांडे ने कहा था जीवाजी के लिए ट्रेन्ड नर्स रखी जाएगी। डॉक्टर ने अभी किसी से मिलना या बातचीत करना मना किया है। जब वो जरा ठीक हो जाए तब आइएगा। ममता परांजपे रूठ कर वापस आ गई थी, लेकिन ज्यादा दिनों तक रह न सकी। प्रोफेसर देशपांडे के मकान पर फिर पहुंची। उस दिन श्रीमती देशपांडे ने मुस्कुराते हुए उसे अपने दर्शनीय ड्राइंग रूम में बैठाया था। बातों बातों में ही आपके बारे में बताया था। सिर्फ एक दिन पहले ही आप विदेश के लिए रवाना हो चुके थे और सदा के लिए आपकी सेवा का भार जिसे सौंपा गया था वह प्रोफेसर देशपांडे की सुपुत्री ही थी। यह सब जान सुनकर साधारण युवतियों की तरह ममता परांजपे श्रीमती देशपांडे के सामने ही आंसू बहाने नहीं बैठ गई थी। उस दिन उसे इतनी समझ थी। उसे ग्रहण करने का आप यदि वायदा भी करते तो भी उसने आपको केंद्रित कर अपनी समस्त आशा आकांक्षाओं का उसी दिन त्याग कर दिया था। ईश्वर की कृपा है कि श्रीमती देशपांडे को अपनी भूल सुधारने का मौका मिला। यह मेरे लिए गौरव की बात है कि बंबई में इतनी प्राइवेट नर्सों में से
उन्होंने अपने एकमात्र नाती की सेवा शुश्रूषा के लिए ममता परांजपे को ही चुना। इसके लिए मैं उनकी आभारी हूँ। अगर उन्हें यह मालूम होता कि मैं वही ममता परांजपे हूँ तो वे मुझे चुनती या नहीं कह नहीं सकती, पर यकीन मानिए मुझे इससे बहुत खुशी हुई। एक सुंदर व भोले भाले बालक की सेवा करने का सुयोग मिलेगा, मैंने इसकी कल्पना तक नहीं की थी। सुंदर से मेरा मतलब है बिल्कुल अपनी माँ का जैसा चेहरा। लेकिन प्रोफेसर कुलकर्णी, लड़के में आपके ही गुण हैं। जिस दिन डिप्थेरिया वार्ड में भर्ती हुआ उसके ठीक दूसरे दिन ही मैं पहुंची, बेड के किनारे बैठ गई। मुन्ना बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? मैं मुन्ना बेटा नहीं, राजू हूँ। कहा, राजू बेटा, अब से तुम मेरे पास रहोगे? नहीं, मैं मम्मी के पास रहूंगा। तुम मुझे मम्मी के पास ले जाओगी? तब तुम मेरी बात मानोगे? हूँ। सच सच। श्रीमती कुलकर्णी बाहर खड़ी हुई खिड़की से देख रही थी और मैं हर रोज ही श्रीमती कुलकर्णी को गौर से देखती थी। वास्तव में आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। जैसा सुंदर चेहरा वैसा ही सौजन्यतापूर्ण मधुर व्यवहार। मुझे बाहर बुलाकर लड़के के लिए वे फूट फूट कर रोने लगी। उनका हाथ पकड़कर मैंने उन्हें धीरज बंधाया। कहा, राजू मेरा भी बेटा है, इतने घबराने की क्या बात। यह कहने के समय मैंने अपने हृदय में एक अव्यक्त वेदना का अनुभव किया था। मुझे गलत मत समझिएगा प्रोफेसर कुलकर्णी, इतनी सी बात से इस दुनिया में निश्चय ही किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक ही तो है, राजू मेरा बेटा है। फिर मेरे इस कथन से निश्चय ही उस दिन श्रीमती कुलकर्णी काफी आश्वस्त होकर लौटी होंगी। आपने मुझे नहीं देखा, आपको दूर से देखकर ही मैं छिप जाती थी। सामने आने से क्या फायदा? बंबई के एक सुविख्यात प्रोफेसर के सामने खड़ी होकर एक नर्स अतीत स्मृति का मंथन करेगी, उससे क्या लाभ? इसलिए अपने को दूर हटा कर रखा था। धीरे धीरे राजू ठीक हो गया। विश्वास कीजिए, सारी सारी रात माँ की आंखें लिए मैं उसके सिरहाने बैठी रहती थी। शायद इस बात में आपको कुछ अहंकार जैसा लगे, पर वास्तव में यह सच है। सोए हुए राजू की बीमारी से पीला पड़ा हुआ मुंह देखकर मुझे कितनी ही बार एक और चेहरे की याद आई है। बीमारी के कारण ऐसा ही पीला पड़ा हुआ और असहाय। नर्स की पदवी न होने पर सेवा नहीं की जा सकती, इसलिए नर्स ही बन गई। सेवा का व्रत लिया है, फिर देखा है कि पीले व मुरझाए हुए मुख पर क्रमशः रक्त की लालिमा आ रही है। यह देखकर मेरा मन खुशी से भर गया है। जीवन में एक व्यक्ति की सेवा से वंचित हुई, पर आज सैकड़ों लोगों की सेवा करने का मौका मिल रहा है। फिर भी मन रोता है। सोचा था कि जिसकी सबसे अधिक सेवा करूंगी उसकी ही सेवा से मैं क्यों वंचित हुई। भगवान की कृपा है, अपनी गोद में जब मैंने राजू को लिया तो खुशी से मन भर गया। आपका ही वह प्रतिनिधि है, इसलिए उसे छोड़ते हुए आंखें भर आई थी। ऑपरेशन टेबल पर जब उसे लिटाया गया था तब मेरे दिल की धड़कन क्यों बहुत तेज हो गई थी। रोज ही तो मेरी आंखों के सामने ऐसे कितने ऑपरेशन, जीवन मृत्यु का भीषण संघर्ष होता है। डॉक्टर को अपनी संतान का इलाज करने में कुछ डर सा लगता है। मेरे लिए अपनी आंखों से राजू का ऑपरेशन देखना एक बहुत कठिन परीक्षा थी। परमात्मा की दया से वह टेबल से सही सलामत मेरी गोद में वापस आ गया, पर आपने उसे मेरे पास से क्यों छीन लिया? उसकी थोड़ी और भी सेवा करना चाहती थी, कुछ दिनों तक और उसे अपने पास रखना चाहती थी ताकि वह पूर्णतः स्वस्थ हो जाए। मुझ पर आपने इतनी सी कृपा क्यों नहीं की? जानती हूँ, एक माह तक श्रीमती कुलकर्णी अपने लड़के से मिल नहीं सकी, इसलिए मेरे पास से राजू को छीन ले गए। अच्छा, उन्होंने क्या मुझे सेवा से वंचित नहीं किया? मेरी सबसे अधिक सेवा पाने के अधिकारी को क्या उन्होंने मुझसे हमेशा के लिए नहीं छीन लिया? तब फिर और कुछ दिनों की मामूली सेवा के सहयोग से आप लोगों ने मुझे क्यों वंचित किया? क्षमा करें, बहुत असंगत दुख प्रकट कर दिया। सब कुछ सहा। बॉन्ड पर हस्ताक्षर कर जब आप लोगों ने राजू को अस्पताल से ले जाना चाहा, तब इच्छा न होते हुए भी ऊपरी मन से मैंने सहमति प्रकट कर दी थी। सोचा नहीं तो शायद आप लोग मुझे बहुत लालची समझेंगे, पर आप यह क्या कर बैठे। श्रीमती कुलकर्णी ने जब राजू को मेरी गोद से अपनी बाहों में लिया तब आप निकट ही खड़े थे, लेकिन फिर भी आपने मेरी ओर नहीं देखा। पहले तो राजू मुझसे अलग ही नहीं होना चाहता था, यह आपने देखा था। ठीक उसी समय श्रीमती कुलकर्णी ने कहा, आपने अपनी सेवा द्वारा इसे जीवन दिया है, आप ही इसकी माँ हैं। उस समय मेरी आंखों में आंसू छलछला रहे थे। राजू ने माँ की गोद से अपने हाथ मेरी ओर बढ़ा रखे थे। आप बहुत दयालु हैं। एक मामूली नर्स पर कृपा करते हुए आपने श्रीमती कुलकर्णी के हाथों से 100 रुपए का नोट दिलवाया। मेरी इतने दिनों की सेवा का पुरस्कार आपने दिया। तत्काल ही रुपया नहीं लौटा सकी। उस नाटक के इस दृश्य से और चाहे जो कोई भी प्रसन्न होता, लेकिन श्रीमती कुलकर्णी नहीं होती। उनको सदमा पहुंचाने की क्या जरूरत? लेकिन आपका वो दान आज अश्रुओं की धारा के साथ लौटाना पड़ रहा है। बहुत कुछ खोकर यह कुछ पाने का दुख मैं सहन नहीं कर सकूंगी, इसलिए अनुचित होते हुए भी आपकी करुणा का दान लौटा दिया है। आपने सुनी कमल जोशी द्वारा लिखित कहानी करुणा का दान। प्रस्तुतकर्ता थी रंगोली श्रीवास्तव।